नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। महाराष्ट्र में मैदान की लड़ाई पहुंची हाईकोर्ट। दशहरा रैली के लिए शिवाजी पार्क मैदान हासिल करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची शिवसेना। 5 अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में रैली करना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद सुलझने के मिले संकेत। दिल्ली में मिले दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्रीय समिति बनाने पर हुए सहमत। मोदी कैबिनेट में कई फैसलों पर लगी मुहर। लॉजिस्टिक पॉलिसी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सेमीकंडक्टर इकाइयों को भी 50% प्रोत्साहन राशि को मिली मंजूरी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 263 अंकों की गिरावट के साथ 59,456 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 98 अंकों की गिरावट के साथ 17,718 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसने कांग्रेस में हलचल मचा रखी है, और वो है 17 अक्टूबर को होने वाला कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, जिसको लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है और लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज भी बैठक चली। तो क्या हुआ बैठक में, खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का आज 14वां दिन पूरा हो गया। क्या रहा आज खास, इस पर भी होगी बात। साथ ही जानेंगे कि अब किस फैसले के चलते घिरी योगी सरकार और लालू यादव ने नीतीश की तारीफ करते हुए क्यों साधा मोदी सरकार पर निशाना। इसके अलावा बात होगी कर्नाटक सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की नई रणनीति की। इन बड़ी खबरों के अलावा और भी दूसरी खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दोस्तों, कांग्रेस में इस वक्त अध्यक्ष पद को लेकर मंथन जारी है, क्योंकि 2019 में राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद से ये पद खाली पड़ा हुआ है। ऐसे में 17 को इस पद के लिए चुनाव होना है और इसी के चलते पार्टी में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि कई नामों पर चर्चा तेज है। खासकर गहलोत और शशि थरूर का नाम बार बार उठ रहा है और आज फिर बैठक हुई। कांग्रेस को 1 महीने में उसका नया पार्टी अध्यक्ष मिल जाएगा। कल यानी 22 सितंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और 24 सितंबर से नामांकन पत्र जमा करने का काम भी शुरू हो जाएगा। 17 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 19 अक्टूबर को वो नाम सामने आ जाएगा जो कांग्रेस अध्यक्ष होगा। इस बीच अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी ने भले ही अभी अध्यक्ष पद स्वीकार करने की संभावना से इनकार किया हो, लेकिन कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने आज संकेत दे दिए कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। रमेश ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 30 सितंबर तक जमा किए जा सकते हैं और इस दौरान राहुल गांधी केरल में ही रहेंगे। ऐसे में उनका चुनाव लड़ना तय नहीं है। दिल्ली में वो सिर्फ सोनिया गांधी से मिलने के लिए जाएंगे। उनके शेड्यूल में नॉमिनेशन नहीं है। वैसे राहुल गांधी 23 सितंबर को सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद और भी संभावनाएं बन सकती हैं। इस मुलाकात में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दूसरे दावेदारों पर भी चर्चा हो सकती है। इस बीच केसी वेणुगोपाल और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। वेणुगोपाल अभी तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे और उन्होंने इस यात्रा के बारे में सोनिया को पूरी जानकारी दी है। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होना चाहिए। वहीं अशोक गहलोत ने एक बार फिर दावा किया कि वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो फैसला पार्टी हाईकमान करेगा उसे स्वीकार करेंगे। दरअसल अशोक गहलोत का इशारा अध्यक्ष पद के चुनाव की ओर था। संकेत मिल रहे हैं कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं और 26 सितंबर को वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन सीएम पद से इस्तीफे को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने भी साफ कर दिया है कि नॉमिनेशन करने के लिए गहलोत को सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना होगा। वो सीएम पद पर रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच शशि थरूर ने भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वो आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और मतदाता सूची को देखा। दरअसल पार्टी तय कर चुकी है कि वो मतदाता सूची को सार्वजनिक नहीं करेगी, लेकिन जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसे जरूर उपलब्ध कराई जाएगी। 17 अक्टूबर को चुनाव है और 19 अक्टूबर को पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा और अब कांग्रेस की नजर चुनाव पर है। लेकिन कांग्रेस की नजर सिर्फ अध्यक्ष चुनाव पर ही नहीं, बल्कि आगामी चुनाव पर भी है, जो अगले कुछ महीनों में देश के कई राज्यों में होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, जिससे 2024 आम चुनाव के लिए पार्टी खुद को मजबूत कर रही है। और आज इस यात्रा का 14वां दिन था। तो आज यात्रा में क्या रहा खास, देखिए रिपोर्ट। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ कोच
कोच्चि से भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन की शुरुआत की। कोच्चि जिले में मौजूद नेताओं ने सुबह 6:45 पर मधवाना से यात्रा शुरू की, जहां से नेता सुबह 13 किलोमीटर चलकर एडापल्ली तक जाएंगे। गांधी ने ट्वीट किया, आज की प्रेरणादायक शुरुआत महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को मेरी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी समानता की शिक्षा भारत जोड़ो यात्रा के विचार की कुंजी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया कि सचिन पायलट आज यात्रा में शामिल हुए हैं। रमेश ने ट्वीट करके लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन की शुरुआत राहुल गांधी द्वारा श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। पदयात्रा सुबह 6:45 पर मधवाना से शुरू हुई और यात्री सुबह 13 किलोमीटर पैदल चलकर एडापल्ली तक जाएंगे। सचिन पायलट आज यात्रा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी कार्यकर्ता नेता 18 दिनों तक केरल में रहने वाले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक का 3750 किलोमीटर का सफर 150 दिनों में पूरा होगा और 12 राज्यों को कवर करेगा। केरल से यात्रा अगले 18 दिनों के लिए राज्य से गुजरेगी। 1 अक्टूबर को यात्रा कर्नाटक पहुंचेगी। ये यात्रा उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले 21 दिनों के लिए कर्नाटक में रहेगी। पदयात्रा हर रोज 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केरल के पुन्नमदा झील में सांप नौका दौड़ प्रदर्शनी में हिस्सा लिया था। राहुल गांधी को दूसरे लोगों के साथ नाव चलाते हुए देखा गया था। राहुल ने ट्विटर पर लिखा था, जब हम सभी एक साथ पूर्ण सद्भाव में काम करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। आज की इस यात्रा में राहुल के साथ सचिन पायलट भी उनके सहयात्री बने हैं। तो दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। आज अशोक गहलोत दिल्ली आ सकते हैं, तो वहीं राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली नहीं आने वाले हैं। इससे साफ है कि वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भी दाखिल नहीं करेंगे। फिलहाल ये कयास ही लगाए जा रहे हैं। वहीं केसी वेणुगोपाल आज सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने वाले हैं, जो कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं। यात्रा में हर रोज भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि वो देश में चल रही नफरत की राजनीति के खिलाफ ये यात्रा निकाल रही है और बीजेपी आरएसएस नफरत की राजनीति करते हैं। हालांकि बीजेपी इन आरोपों से इनकार करती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में सरकार की तरफ से लिए जा रहे फैसले इसी तरफ इशारा करते हैं कि उन राज्यों में एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और अब यूपी से एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, देखिए रिपोर्ट में। देश के जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन राज्यों से एक खास समुदाय को निशाना बनाए जाने की कई खबरें सामने आती हैं। और अब उत्तर प्रदेश से लंबे समय से ऐसी खबरें आ रही हैं, जहां पिछले दिनों मदरसों के सर्वे के फैसले ने योगी सरकार को विपक्ष के निशाने पर ला दिया था और अब एक फैसले पर विपक्ष हंगामा मचा सकता है। दरअसल योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासन आदेश रद्द कर दिया, जिसके बाद अब एक बार फिर विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया और विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सपा मुखिया और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वक्फ की जांच करवाकर मुद्दा भटका रही है, सर्वे के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए। सरकार आजम खान को फिर फंसा रही है। छापामार मंत्री के लिए क्या गलत कहा, सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी योगी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। AIMIM प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा, अभी तक जो कहा जा रहा था कि छोटी NRC करा रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप बड़ी NRC करा रहे हैं। सच्चाई यह है कि आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। ये एक तरफा कार्रवाई है। कई बड़े बड़े धर्मशाला हैं, मठ हैं, मंदिर है, उनके पास भी बहुत सी जमीन है। इनकी जांच कब होगी? इनके भी बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। हमने तो इनमें कभी भी घोटालों की बात नहीं सुनी। वक्फ बोर्ड में घोटाले की जांच कीजिए, पर अपनी मंशा साफ कीजिए। अगर कहीं और भी घोटाले हो रहे हैं तो वहां भी जांच कराइए। आपको बता दें कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 7 अप्रैल 1989 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अगर सामान्य संपत्ति बंजर, ऊसर आदि का इस्तेमाल वक्फ कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह के रूप में कर रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में ही दर्ज कर दिया जाए। लेकिन अब योगी सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया है और सामान्य संपत्ति को प्रक्रिया का पालन न करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन कराने का फैसला लिया है। यही नहीं, 7 अप्रैल 1989 के बाद वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज सभी मामलों का पुनः निरीक्षण भी कराया जाएगा। सरकार ने राजस्व विभाग के साल 1989 के शासन आदेश को निरस्त करते हुए सभी जिलों को 1 महीने के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन विपक्ष के आरोपों और सवालों ने एक बार फिर बीजेपी सरकार की दोहरी मानसिकता को उजागर कर दिया है और अब इस मामले पर भी जोरदार हंगामा होने के आसार हैं।
वक्फ बोर्ड को लेकर योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष एक बार फिर सरकार को घेर रहा है और सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहा है और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने सरकार के इस फैसले को अवैध बता दिया है। यूपी में योगी सरकार तो बिहार में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और अब राजद सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश की तारीफ करते हुए सरकार को घेर लिया है। सालों बाद लालू यादव एक बार फिर गरज रहे हैं। जेल की सजा, खराब सेहत के चलते लालू यादव कुछ समय सक्रिय राजनीति से दूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लालू यादव ने बीजेपी और संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मैंने अपनी विचारधारा से समझौता कर लिया होता, बीजेपी और संघ के आगे झुकना कबूल कर लिया होता, तो कभी भी जेल नहीं जाना पड़ता। लालू ने कहा, मुझ पर बहुत दबाव बनाया गया, लेकिन मैं अपनी बातों पर कायम रहा। बीजेपी और संघ से हमारी पुरानी दुश्मनी है। वे लोग हमें झुकाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं झुका और ना झुकने वाला हूं। अगर उन लोगों के आगे झुक गया होता तो जेल नहीं जाना पड़ता। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और इस बार 2024 में बीजेपी को धूल चटा कर रहेंगे। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है, तब से बीजेपी जंगल राज का रट लगा रही है। उन लोगों का मकसद सिर्फ सरकार को तोड़ना है, लेकिन हम बीजेपी को कोई मौका नहीं देंगे कि वो हमारी सरकार पर सवाल उठा सके। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लड़ेगा वो जीतेगा। आखिरकार हमने जीत हासिल की और बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनी। हम 7 दल एक साथ खड़े हैं और बड़ा झूठा पार्टी यानी बीजेपी एक तरफ खड़ी है। बीजेपी को पता ही नहीं चला और महागठबंधन ने बिहार में सरकार बना ली। तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष को दबाने के लिए हर तरह की कोशिश बीजेपी ने की थी, लेकिन तमाम मुश्किलों के बीच हमने बिहार में सरकार बनाई। हमने बीजेपी को सत्ता से बाहर किया, जिसके बाद ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर हमें डराने के लिए छोड़ दिया गया। लालू ने कहा कि 2024 में बीजेपी को धूल चटा कर रहेंगे। इसके साथ ही लालू ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। बिहार में 2024 की तैयारी हो रही है, तो वहीं कर्नाटक में विधानसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस की तरफ से मुंबई सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार को घेरने के लिए और उसकी पोल पट्टी खोलने के लिए कांग्रेस ने गजब का प्लान बनाया है। देखेंगे रिपोर्ट में। दक्षिण की सियासत में बीजेपी लगातार कदम जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक के अलावा पार्टी हर जगह बेदम है। मगर अब कर्नाटक में भी कमल मुरझा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी की राह में रोड़ा लगाने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। पे सीएम अभियान के जरिए पार्टी सीधा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को घेर रही है। दरअसल पेमेंट ऐप पेटीएम से मिलता जुलता एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सीएम के चेहरे पर QR कोड लगा दिया गया है। इस तरह के पोस्टर कर्नाटक में कई सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए मिल जाएंगे। ये QR कोड भी केवल दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि मोबाइल में इसको स्कैन करने पर एक खास वेबसाइट खुलती है, जिसे कांग्रेस ने डिजाइन किया है। कांग्रेस ने इस वेबसाइट का नाम 40% कमीशन गवर्नमेंट दिया है। इसमें बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार का दावा किया है और लोगों को शिकायत करने और अपने मन की बात लिखने का भी विकल्प दिया है। पोस्टर पर लिखा है कि यहाँ पर 40% स्वीकार किया जाता है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में कोई भी टेंडर देने या फिर सरकारी काम के लिए 40% कम से कम 40% कमीशन देना पड़ता है। इतना ही नहीं, पार्टी ने कहा कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इस बात को मान रहे हैं कि राज्य की तरफ से फंड लेने के लिए पहले नेताओं और सरकारी कर्मचारियों को 40% रकम रिश्वत में देनी पड़ती है। अब कांग्रेस के आरोप से साफ है कि पार्टी ने कमीशन को हथियार बनाकर सत्तारूढ़ दल को घेरने का प्लान बना लिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे इस वार से बचती है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार घिर गई है और कांग्रेस उसकी खामियों को जनता के सामने एक अलग अंदाज में ला रही है। लेकिन गुजरात में तो कांग्रेस की आवाज को ही दबा दिया गया जब उन्होंने सदन में सरकार की खामियों को गिनाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायकों को मार्शलों से बाहर फेंकवा दिया गया। तो कैसा रहा सत्र का पहला दिन, देखिए रिपोर्ट में। गुजरात चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी ने आज 2 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया था। सत्र के पहले ही दिन बीजेपी अपने ही जाल में फंस गई। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल का यह आखिरी सत्र था और सदन में कांग्रेस विधायकों ने कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया, जिसे बीजेपी ने अशोभनीय आचरण करार दिया। कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस आवाज को दबाने के लिए निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी और विपक्षी दल कांग्रेस के 14 विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया और मार्शलों की मदद से उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया। आपको बता दें कि आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के नेता
सुखराम रठावा ने आंदोलनरत सरकारी कर्मचारियों, किसानों, आंगनबाड़ी कर्मचारियों और अभूतपूर्व सैनिकों से जुड़े मुद्दों पर आधे घंटे विशेष चर्चा की मांग की। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य ने रठावा की मांग को मानने से इनकार कर दिया, तो जिग्नेश मेवानी और कांग्रेस के दूसरे विधायक वेल के करीब आ गए और नारे लगाने लगे। जिग्नेश मेवानी समेत दूसरे विधायकों ने कर्मचारियों को न्याय दो और वन कर्मियों को न्याय दो और भूतपूर्व सैनिकों को न्याय दो के नारे लिखी तख्तियां दिखाने लगे। अपनी पार्टी के सहयोगियों की लगातार नारेबाजी के बीच विपक्ष के उपनेता शैलेश परमार ने पूछा कि जब लगभग सभी विभाग के इतने सारे कर्मचारी अपने अपने लंबित मामलों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर बीजेपी सदन में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए क्यों तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विपक्षी दल के विधायक विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बावजूद अपनी सीट पर नहीं गए, तो गुजरात के विधायी और संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने आसन के समक्ष बैठे विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई, जिसके बाद मेवानी और कांग्रेस के 14 विधायकों को पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। फिलहाल कल भी सदन के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात आम आदमी की खस्ता होती हालत की। देश की जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। तेल से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लेकिन अब उनकी टेंशन और बढ़ने वाली है, क्योंकि दूध के दामों में भी इजाफे के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, डेयरी प्रोडक्ट का कारोबार करने वाली कंपनी मदर डेयरी अगले कुछ महीने में दूध दही के दाम बढ़ा सकती है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है। अगले महीने से त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, इसे लेकर लोग उत्सुक हैं। लेकिन अब त्योहार के बीच उन्हें महंगाई का झटका भी लगने जा रहा है। तेल और सब्जियों के दाम के साथ साथ अब दूध दही के दाम भी बढ़ सकते हैं। मदर डेयरी अगले कुछ महीने में दूध दही के दाम बढ़ा सकती है, ऐसा संकेत कंपनी के अधिकारी की तरफ से दिया गया है। मदर डेयरी के एमडी का कहना है कि दूध के दाम बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इतनी जल्दी बढ़ोतरी नहीं होगी और इसमें 3-4 महीने लग सकते हैं। कंपनी अभी लागत मूल्य जैसे कि चारे दाने की कीमत और ढुलाई के खर्चों पर गौर कर रही है। इसी के साथ मदर डेयरी ने उम्मीद जताई है कि मौजूदा वित्त वर्ष में उसकी बिक्री में 20% तक बढ़ोतरी हो सकती है और टर्नओवर 15,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अब मदर डेयरी को तो बढ़ोतरी के बाद लाभ मिलेगा, लेकिन जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। वैसे अभी हाल में मदर डेयरी ने दूध के दाम प्रति लीटर 2 रुपए तक बढ़ाए थे। ये बढ़ोतरी दिल्ली एनसीआर में की गई थी। कंपनी का कहना था कि किसानों से महंगे रेट पर दूध लिया जा रहा है और लागत भी बढ़ गई है। ढुलाई का खर्च बढ़ा है, साथ में मवेशियों के चारे और दाने के दाम भी बढ़े हैं। इससे पहले मार्च महीने में मदर डेयरी ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए थे, लेकिन अब एक बार फिर कंपनी दाम बढ़ाकर लोगों के सामने परेशानियों का पहाड़ खड़ा करने वाली है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।